kedua
नो सर। ओके, अभी आ रही है आवाज? यस सर। ओके, क्या चल रहा था? बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हुआ? नो सर। नहीं सर। चलो तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का चैप्टर 1। चैप्टर 1। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लिखो सभी लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लिखो चार्ज। फर्स्ट हेडिंग चार्ज। चार्ज चार्ज में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखे, प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चे? चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। ठीक है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कूलम। ठीक है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। अगर हम लोग दूसरा डायमेंशन की बात करें, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ा है, डायमेंशन की बात करें इसका, तो डायमेंशन होता है इसका 80। ठीक है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट आई क्या होता है Q बाई टी, जहाँ पे Q क्या है चार्ज, तो चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। ओके, आई इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन होता है ए, टी इज ए टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन होता है टी, तो चार्ज का डायमेंशन कितना जाएगा 80। ठीक है, थर्ड पॉइंट चार्ज के बारे में, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड फोर्थ चार्ज जो है पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी, आप लोग नोट करते रहेंगे अच्छे से, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो चार्ज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ओके, लिखेंगे चार्जेस आर ऑलवेज, अच्छे से नोट्स बनाएंगे सभी लोग रिवाइज करने के लिए, चार्जेस आर ऑलवेज associated with mass, associated with mass. Okay, means it always comes with mass. ठीक है, क्योंकि चार्ज अभी हम लोग जब पढ़ेंगे चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि चार्जेस क्यों हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोग पढ़े हुए मास,
मास स्पीड पे डिपेंड करता है ना। स्पीड के साथ मास क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है ऑब्जेक्ट का, लाइट के स्पीड के बराबर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाता है आइंस्टाइन के रिलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो चार्ज के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो लिखेंगे चार्ज ऑन अ बॉडी charge on a body is non-relativistic. Charge on a body is non-relativistic property. Okay, it does not depends on speed. Does not depends on speed. Okay, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। लाइक हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा हुआ है क्या, हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा हुआ है कि मास इज इक्वल टू m नॉट बाई रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोगों ने मास के लिए पढ़ा हुआ है ना, जहां पे मास एट एनी m क्या है, मास एट एनी स्पीड v, m नॉट क्या है, रेस्ट मास। ठीक है, m नॉट क्या है, ये m नॉट क्या है, रेस्ट मास। ओके, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 या सपोज अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड v बहुत कम हो तो मास जो होता है रेस्ट मास के बराबर होता है, जो कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में इस चीज को कंसीडर किया जाता है। खैर अभी उतना डीप में नहीं जाना हम लोगों को। दूसरा, चार्ज के साथ ये चीज नहीं है कि चार्ज के साथ कुछ ऐसा रिलेशन हो। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करे, क्यों, हमेशा क्यू नॉट के बराबर होगा। ठीक है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें चार्ज के बारे में है ना, नोट कर लो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया। बोर्ड पे लिखो मत कोई, हो गया। चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। ओके, सो बेसिकली दो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड प्रोटॉन जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें तो दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है, सेम होता है। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना, -e। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +e। ओके, +e, जहां पे e का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, फटाफट नोट करते जाओ छोटे छोटे बातें अबाउट चार्ज।
हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करें, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें? तो किसी भी बॉडी को हम लोग को अगर चार्ज करना है तो सिंपल कैसे कर सकते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। देखो, एनी बॉडी कैन बी चार्ज्ड, any body can be charged positively or negatively, positively or negatively, simply by transfer of electron only, transfer of electron only, इलेक्ट्रॉन ओनली। किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं सिंपली बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ओके, प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। प्रोटॉन को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग सब लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है अपने अपने ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, उससे पूरा एटम डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी को चाहे पॉजिटिव चार्ज करना है चाहे नेगेटिव चार्ज करना है, सिंपली हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं? सिंपल बाय मींस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, सिंपल मान लेते हैं कोई बॉडी है ना। इसमें हमारे 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट करूं ऑन दिस बॉडी तो क्या लिखूंगा? टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 11। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -e के बराबर होता है। प्लस कितने प्रोटॉन है? 11। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, +e के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? -11e प्लस 11e कितना आ जाएगा? 0। हेलो, क्लास ले रहा हूँ भाई, क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है। -11e प्लस 11e इज इक्वल टू 0। मतलब बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बॉडी इज न्यूट्रल, बॉडी इज न्यूट्रल, ठीक है। मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम, तो चार्ज बॉडी तो बॉडी कैसी होती है? न्यूट्रल होती है, ओके। यहाँ पे लिखें इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to number of proton, है ना, then body will be neutral, then body will be neutral, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं, सेम है, तो बॉडी कैसी होगी? हमारी बॉडी न्यूट्रल होगी। कैसी होगी बॉडी बच्चा? न्यूट्रल होगी, ओके। बॉडी हमारी कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। नोट करो इतना फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया?
नोट कर लिया बच्चे? Yes, sir. चलो अब देखो, मान लेते दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल एक ऐसा लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी कितना आ जाएगा बोलो? चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस ई, प्लस 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस ई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ से आ जाएगा हमारा ई, प्लस ई आएगा, है ना? मतलब बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, या हम लोग ऐसे दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हम लोग बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है ना? तो बॉडी से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है इसी में सपोज ये बॉडी है हमारी, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने कहीं से लाके इसमें ऐड कर दिया है, डिसबैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 माइनस ई प्लस 10 इंटू प्लस ई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 है, तो आ जाएगा माइनस ई, मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉडी पे, यानी कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, या इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है, तो बॉडी कैसी चार्ज होगी? नेगेटिवली। ओके, लिखेंगे गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी कैसी हो जाएगी चार्ज हमारी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली। ऐसे ही सपोज अगर किसी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, किसी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब बॉडी नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगी? प्लस माइनस n इंटू ई। सिमिलरली अगर n इलेक्ट्रॉन कम है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, कितना? प्लस n इंटू ई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बच्चा? कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी is always integral multiple of integral multiple of electronic charge, electronic charge। ठीक है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है है ना? मतलब कि बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे कर पा रहे हैं? सिंपली बाय मींस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है ना, अभी न्यूट्रल है। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना? अगर हमें बॉडी को चार्ज करना है तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इक्विलिब्रियम है, जो दोनों का नंबर सेम है, उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो अब उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर निकाल दें या तो इलेक्ट्रॉन को बॉडी में इंजेक्ट कर दें, क्योंकि प्रोटॉन के साथ हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं बॉडी को इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा हूं तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही सपोज अगर मैं अब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, है ना? तो ऐसे सपोज अगर मैं n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, है ना, अगर मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया सपोज,
सपोज n इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया है ना, या फिर हमने सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, है ना, n। तो अगर हमने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो प्लस n इंटू ई के बराबर बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर n इलेक्ट्रॉन हमने बॉडी में इंजेक्ट कराया है तो माइनस n इंटू ई के बराबर बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स फाइनली जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना किसी भी बॉडी पे, वो प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जहां पे n जो है वो होल नंबर है, पूर्ण इंटीजर है, 0 1 2 3, ये 1 है, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, कंप्लीट नंबर इंटीजर, वेयर n शुड बी एन इंटीजर, शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर और होल नंबर, ठीक है, शुड बी इंटीजर। मतलब कि चार्ज किसी बॉडी पे प्लस e/2 नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, भाई आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। या फिर किसी बॉडी पे चार्ज सपोज प्लस 3/2 ई के बराबर नहीं हो सकता। ये चीज क्या बता रहा है, सिंपली ये चीज बता रहा है कि बॉडी का 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इतना नोट करो, एंड एनी डाउट देन आस्क मी। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले को समझाइए। देखो अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि देखो सिंपल आप समझो कि बॉडी को हम लोग कब चार्ज, कैसे किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। जस्ट एज्यूम, अच्छा इसको नोट कर लिया था, इसको नोट कर लिया था, पहले नोट कर लो, कुछ लोग नोट कर रहे हैं फिर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो पहले। सर हो गया। ये कैसा बोला बे, कौन है ये। चलो देखो, किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, सिंपल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मान लेते ये कोई बॉडी है, जस्ट एज्यूम ये कोई बॉडी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी में, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है। हमने इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, बोलो बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, प्लस ई के बराबर आएगा। बॉडी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बॉडी पे डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऐसा नहीं कि आधा निकाले भैया, आधा बॉडी में रहने दिया, आधा निकाल लिए, ऐसा नहीं होगा। तुम अपनी ऐसे सिंपल सोचो, तुम अपनी बॉडी को कहीं पे भी लेके जाओगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी जाएगी भाई, वो एसोसिएटेड है, यू एक होल हो तुम, एक मतलब एक कंप्लीट मैन हो तुम। जहां पे भी जाओगे अपनी पूरी बॉडी को साथ लेके जाओगे, ऐसा नहीं कि तुमको घर जाना है पहले हाथ भिजवा दिए फिर पाँव को भिजवा रहे हैं फिर काट के सर को भिजवा रहे हैं, यू विल बी डेड। ऐसा पॉसिबल एक जीवित आदमी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, जब भी आप उसको बाहर निकालोगे बॉडी से तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बॉडी पे प्लस ई के बराबर चार्ज आ गया, बॉडी पे सपोज हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो बॉडी पे प्लस 2 ई के बराबर चार्ज आ गया, बॉडी से सपोज हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉडी पे प्लस 3 इंटू ई के बराबर आ जाएगा चार्ज। बॉडी पे अगर हमने सपोज 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉडी पे प्लस 4 इंटू ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही बॉडी से सपोज हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस n इंटू ई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला है तुमने, ये किसी ना किसी बॉडी को दे दिया, सपोज मान लेते कोई दूसरी बॉडी थी, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इस रेड वाली बॉडी से ब्लैक वाली बॉडी को दे दिया, तो इस बॉडी पे माइनस ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बॉडी पे -2 ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया निकाल के तो बॉडी पे -3 ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बॉडी पे -4 ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन निकाला इस बॉडी से और इस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया तो बॉडी पे -n इंटू ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। मतलब फाइनली चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं बोलूं फाइनली तो प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में, जहां पे n क्या है, एक होल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोलो समझ में आया? Yes, एनी sir. डाउट? No, sir. ओके, वेरी गुड।
सर हाँ सर एक बार पीछे करिए। नोट्स अच्छे से बनाना है बच्चा लोग। नोट्स एक एक पॉइंट जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ अच्छे से बनाना है। आपका रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए नोट्स को अच्छे से बनाना है। टाइम टफ है, हम लोग समझते हैं, सबके लिए टफ टाइम है, बट वी हैव टू कोऑपरेट। किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव रह के हम लोगों को मेहनत करते रहना है। समझ पा रहे हो? और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो जो मेहनत करेगा वो आपकी सीट ले लेगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहना है। सर हो गया। ये किसका आवाज है? बच्चों वाला। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे मैं बोलूं, सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं कि सपोज a body has +1 coulomb charge, then find out number of electron transferred from the body। चलो मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग सॉल्व करोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या, अ बॉडी हैज +1 कूलम चार्ज। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। जस्ट इमेजिन कि दिस इज ए बॉडी एंड बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। तो बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कब कर पाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से बाहर निकाले, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। मतलब 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा? सिंपल, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। 1 कूलम चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि ट्रांसफर कितना हुआ। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये होल नंबर है। जब आप 1 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो 6.25 कंप्लीट नंबर आएगा अभी, ठीक है? या जो भी है सिंपल डिवाइड करेंगे तो ये क्या एक कंप्लीट इंटीजर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 625 इंटू 10⁻16। ये कंप्लीट इंटीजर है। मतलब कि बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है, अगर +1 कूलम चार्ज देना है तो बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये कोई बॉडी है, इसको नेगेटिव चार्ज देना है, नेगेटिव चार्ज करना है कितने के बराबर? -1 कूलम चार्ज के बराबर। तो इस बॉडी को 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। तो ये बॉडी -1 कूलम चार्ज हो जाएगी। तो या सिंपल बोले कि 1 कूलम चार्ज इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज is contributed by 1 coulomb charge is contributed by 6.25 into 10⁻18 electron। नोट करो।
सर हो गया। हो गया। यस सर। एक मिनट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है कैन 10/3 कूलम चार्ज is possible or not? No. बोलो। नो सर। पॉसिबल नहीं है, क्यों? सर n तो इंटीजर होगा ना, और e का हाँ। वैल्यू सर एन फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है सर। एन इंटीजर आ रहा है, एन इंटीजर आएगा ही नहीं। नो नहीं सर, इंटीजर नहीं आ रहा, वही बोल रहे हैं, इसलिए नहीं होगा सर। Q इज इक्वल टू एन इंटू लिखेंगे। Q कितना है? 10/3। n निकालना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n कितना आ जाएगा? 10/3 सर वही बोल रहे हैं, इंटू n इंटीजर हाँ नहीं है इसलिए। 1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या था, 1/1.6 इंटू 10⁻19 था, तो इसको हमने क्या बना दिया, 10 इंटू 10⁻18/1.6। अब यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड होके 6.25 आ गया था, है ना? ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं, तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट number of electron transferred
to give a charge of 18 कूलम टू अ बॉडी प्लस 18 कूलम टू अ बॉडी। चलो फटाफट करो। हो गया? हो गया? हो गया? अरे यार इन्वर्टर भी। हो गया? हो गया बोलो। यस सर। हाँ? चलो कितना आया? सिंपल ऐसे कर सकते हैं, देखो 11.25 ज्यादा कुछ into करने की 10 जरूरत नहीं है। 1 कूलम के लिए हम लोग कितना ट्रांसफर करते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको आप याद रखो। तो 18 कूलम के लिए कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, है ना? इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, बस सिंपल हो गया। बोलो यस और नो? बोलो बोलो। चलो यस सर। फिर बोला कौन है भाई? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चा बोलो, कौन बोल रहा है? वो आया है ऋषि, क्या नाम था उसका? सप्तर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तुम्ही लोगों को सॉल्व करना है। Which of the following, तुम तो खूब डांस किया कल। हाँ सर। अरे वो क्या नाम उसका, जिसके भैया की शादी थी, नाम नहीं याद आ रहा है। अनुजीत। अनुजीत, हाँ सर वो अनुजीत। अनुजीत है। आया नहीं क्या? Which of the following आया है। charges is are possible? चलो फटाफट फटाफट बोलना, कौन सा चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? A +3.2 into 10 to the power -21 कूलम। ऑप्शन बी -6.4 into 10 to the power -20 कूलम। ऑप्शन सी +4 into 10 to the power -16 कूलम। ऑप्शन डी -1 कूलम। ऑप्शन ई -5 माइक्रोकूलम। ऑप्शन एफ +8 into 10 to the power 12 कूलम। चलो फटाफट बोलो, कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन कौन सा नहीं? पहला वाला नहीं होगा। हाँ हाँ करो। चलो फटाफट एक एक चेक करो।
बोलो कौन कौन सा है? सर पहला वाला होगा सर। पहला वाला होगा? हाँ सर। पहला वाला शायद नहीं होगा, फिर से चेक करो। सर पहला और दूसरा दोनों नहीं होगा। पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला बोलो। नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। अच्छा, डी वाला तो होगा, अभी हम लोगों ने चेक किया। ई भी होगा, अगर डी होगा तो ई भी होगा, या सॉरी ई को चेक करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, हाँ ई भी होगा फिर। पहला वाला होगा क्या, बोलो। नो सर। नो सर। दूसरा वाला? नो सर। नहीं। तीसरा? होगा सर। होगा। चौथा? होगा सर। होगा। पांचवा? छठा? छठा भी होगा, ठीक है। होगा सर। सी डी ई एफ करेक्ट है।
ठीक है, क्लियर है सभी? कुछ नहीं करना, सिंपल इक्वेशन लगाना, n इंटू ई। देखना n अगर होल इंटीजर आ रहा है किसी किसी इसमें से किसी भी के लिए होल इंटीजर है तो वो चार्ज पॉसिबल है। तो पहले वाले के लिए नहीं आ रहा है तो पहला नहीं पॉसिबल है, दूसरे वाले के लिए नहीं आ रहा है दूसरा नहीं पॉसिबल है, तीसरे वाले के लिए आ रहा है पॉसिबल है, चौथे के लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, नोट कर लिया इसको? बोलो बोलो बोलो, नोट कर यस लिया? सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते रहना। क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या हो गया? क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is possible। ऑप्शन ए due to charging no change in mass of a body, due to charging no change in the mass of the body option B due to charging mass changes, option C due to positive charging mass decreases, option D due to positive charging mass increases, option E due to negative charging mass increases। बोलो कौन कौन सा करेक्ट है? सर ऑप्शन ए। मल्टीपल, मोर देन वन करेक्ट है। व्हिच ऑप्शंस आर करेक्ट? मोर देन वन करेक्ट। सर बी, सी और ई। क्या? बी, सी और ई। बी। देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ड्यू टू चार्जिंग नो चेंज इन मास। भाई सिंपल बोलो, चार्ज करने के लिए हमें या तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना होगा या तो इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकालना होगा। अब इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है कोई बताएगा? 9.1 into 10 1 to into the 10 power minus 31। 9.1 into 10 minus 31 kg। तो अगर भाई इलेक्ट्रॉन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये मास भी इंजेक्ट कर रहे हो, तो मास बढ़ेगा। ठीक है, मास बढ़ेगा तो अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहे हैं तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, बॉडी का मास बढ़ रहा है। बॉडी का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कि बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो बॉडी का मास क्या होगा, बढ़ेगा, तो इंक्रीजेस। ये करेक्ट है। फिर देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। अच्छा पहला तो गलत हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि बॉडी का मास तो चेंज करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मास लेके आ रहा है, बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटे, चेंज होगा मास, सिंपल सी बात है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी क्या कह रहा है, ड्यू टू चार्जिंग मास चेंजेस, हाँ करेक्ट, मास बिल्कुल चेंज होगा। फिर तीसरा क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्जिंग मास डिक्रीजेज। अगर हम लोग बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो मास डिक्रीज होगा। तो अगर ये बॉडी है, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब इतना मास बाहर जा रहा है, तो इतना मास बाहर जा रहा है तो बॉडी का मास घट जाएगा, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, मास डिक्रीज करेगा। फिर ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा। इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, बी, सी और ई। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, बी, सी एंड ई। ओके, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, सी एंड ई। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? बोलो। नहीं सर। चलो
अगला क्वेश्चन, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इफ चार्ज ऑन अ बॉडी, if charge on a body is minus 6.4 into 10 to the power minus 16 coulomb, then find increase, then find, अच्छा नेगेटिव चार्ज है तो मास बढ़ेगा घटेगा, बोलो बोलो भाई, नेगेटिव चार्ज है तो मास बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, हाँ। तो बॉडी पे -6.4 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम चार्ज है। देन फाइंड इंक्रीज इन द मास ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। नोट्स अच्छे से बनाना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए फटाफट आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। इंक्रीजेज बाय 36.4 into 10 to the power -28 kg. Option B, decreases by this amount. Option C, increases by 6.4 into 10 to the power -24 kg. Option D, decreases by this amount. यहाँ पे नोट कर लो एक चीज, डिक्रीजेज होगा। चलो फटाफट बोलो, फटाफट 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 बिना देर किए। सर ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, हाँ? ऑप्शन वन। कौन सा होगा? ऑप्शन वन। वन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई देखो, डिक्रीज वाला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज है बॉडी पे तो मास बढ़ेगा, तो डिक्रीज होने का चांस ही नहीं है। तो डी और बी तो ऐसे गलत हो गया। अब ए और सी में से एक करेक्ट है। तो देख लो, इतना चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ा होगा। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। कितना चार्ज है? 6.4 इंटू 10 पावर -16 इज इक्वल टू N। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19। ये से काटेंगे तो आ जाएगा 4, और N का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे? 10 टू द पावर 3, एंड 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मास में चेंज कितना आएगा? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 3। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? अच्छा 4 नंबर तो भूल ही गया लिखना, सॉरी 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 36.4 इंटू 10 टू द पावर -28 kg। इतना मास चेंज हुआ, ठीक है। Is it clear to everyone? Is it clear? Is it clear to everyone? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ड्यू टू चार्जिंग mass of a body is decreased. Mass of a body is decreased by 45.5 into 10 to the power -24 gram, ठीक है। Then find charge on the body, and its type, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। चलो फटाफट फटाफट, चलो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, फटाफट बोलो कितना चार्ज होगा। चलो फटाफट बिना किसी देरी के। फाइव इंटू 10 to the power 7 कूलम।
गलत। Sir, 5 into 10 to the power 4. गलत। अरे देखो पहले मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है ना, मतलब बॉडी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। मास डिक्रीज हुआ है ना, पॉजिटिव। मास डिक्रीज हुआ है मतलब बॉडी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो टाइप ऑफ चार्ज में हम लोग क्या लिखेंगे कि एज मास इज डिक्रीज सो बॉडी पे आया है पॉजिटिव चार्ज। अब इतना मास डिक्रीज हुआ है, बॉडी है ये हमारी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से मास में कितना कमी आएगा, 9.1 इंटू 10⁻31, है ना, केजी का कमी आएगा। तो टोटल डिक्रीमेंट मास में इतने ग्राम का हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, क्या हम लोग निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से इतने का डिक्रीमेंट आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ 31 केजी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को। तो 1 केजी मास कितने को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 1/9.1 इंटू 10⁻31, है ना। तो 45.5 इंटू 10⁻, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा, 27 हो जाएगा ये, है ना। इतने किससे कितना आएगा चेंज, सिंपल निकाल लेते हैं, 10⁻31 इंटू 45.5 इंटू 10⁻27, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से बच्चे, बोलो फटाफट बोलो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यानी कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, बॉडी से बाहर गया है, कितना इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर गया है, कितना इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर गया बच्चे, 5 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन बाहर गया है बॉडी से। कितना इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर गया है, 5 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। तो कितना चार्ज होगा बॉडी पे, n इंटू ई, 5 इंटू 10⁴ इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 10⁻15 कूलम। मतलब इस बॉडी पे कितना चार्ज है बच्चा, +8 इंटू 10⁻15 कूलम। इज इट क्लियर टू एवरीवन, Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन, Yes. बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट। चलो नेक्स्ट लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखो। लिखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लिखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, total charge of the system remain constant। सेम वैसे ही, वही चीज सेम जैसे आप मोमेंटम कंजर्वेशन में पढ़ रहे हो। फॉर ए सिस्टम ऑन व्हिच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो सेम तरीके से फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अंडरलाइन द वर्ड आइसोलेटेड, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। या हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बच्चों वाला डेफिनेशन, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नोट करो इतना।
चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल के लिए जस्ट इमेजिन हमने ये कोई सिस्टम मान लिया, ये हमारा हो गया सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर बाहर से कहीं से चार्ज नहीं आ रहा है। इसके अंदर सपोज एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई, सपोज 3 बॉडी है सिस्टम के अंदर, ठीक है। वही कहानी, चार्ज सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया, तो अब सिस्टम पे बाहर से कहीं से इस चार्ज नहीं इंटर करेगा। एक सिस्टम बाउंड्री हमने क्रिएट कर दिया, उस सिस्टम के अंदर 3 बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। मान लेते हैं बॉडी ए पे मान लेते हैं +10 कूलम चार्ज है, बॉडी बी पे -20 कूलम चार्ज है, बॉडी सी पे +50 कूलम चार्ज है ना। तो सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, 10 + -20 + 50 कितना आ जाएगा बोलो, +40 कूलम। तो अब इस सिस्टम का चार्ज होगा 40 कूलम और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है, 40 कूलम। अब वो 40 कूलम चार्ज जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज करने वाला नहीं है ना। आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इस सिस्टम में कहीं से भी चार्ज बाहर से नहीं आ रहा है। हाँ, ये चीज हो सकता है कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो सिस्टम के अंदर, यानी कि बॉडी ए से चार्ज ट्रांसफर किया जाए बॉडी बी में, बॉडी बी से चार्ज ट्रांसफर किया जाए बॉडी सी में, या बॉडी सी से ट्रांसफर किया जाए बॉडी ए में, या फिर बॉडी ए से ट्रांसफर किया जाए सी में। म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, बट जब टोटल सिस्टम का चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 40 कूलम, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे सिंपल मान लो कि एक रूम में 5 लोग हैं, मैंने 200 रुपए सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 200 रुपए का अमाउंट जो है उस रूम के अंदर 5 लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 200 रुपए अब हैं उस रूम में, कहीं बाहर से और पैसा नहीं आ रहा है, ना ही पैसा बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है। तो अब आपस में तुम लोग सपोज लड़ झगड़ के मारपीट करके एक दूसरे से पैसा छीन रहे हो, बट उससे क्या होगा कि आप 5 लोग आपस में लेन देन कर रहे हो, जब टोटल मनी ऐड करोगे तो कितना होगा, 200 रुपीज, है ना। सभी का पैसा जब ऐड, किसी के पास ज्यादा होगा किसी के पास कम होगा, है ना, बट टोटल पैसा जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 200 रुपीज। तो सिमिलरली बॉडी ए के पास है 10 कूलम चार्ज, बॉडी बी पे है -20 कूलम, बॉडी सी पे +50 कूलम चार्ज, है ना। तो इन तीनों के बीच आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, आपस में चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, बट जब टोटल चार्ज सिस्टम पे कैलकुलेट करोगे, जो ब्लैक वाला है बड़ा वाला, तो उस पे आएगा +40, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। That means charge cannot be created, cannot be destroyed. Okay, it can simply be transferred from one body to another body. ठीक है, आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड, ठीक है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आइसोलेटेड, ओके। या आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना, बच्चों वाले डेफिनेशन जो हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते आते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. Okay. तो अब हम लोग का चार्ज की प्रॉपर्टीज पूरा फिनिश हुआ। अब हम लोग आगे मूव करते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ, तो लिखो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, हेडिंग डालो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है। किन्हीं भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच क्या लगता है बच्चे, फोर्स लगता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कूलम्स लॉ में, फर्स्ट पॉइंट लिखें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, there will be force of interaction
there will be force of interaction between two charged particles. ठीक है, मतलब दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स उनके बीच फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। ओके, दूसरा पॉइंट, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन is attractive, force of interaction is attractive, if charges are unlike, and will be repulsive if charges are like। मतलब अगर लाइक चार्जेज हैं, प्लस एंड प्लस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज हैं, तो रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपोजिट है, अनलाइक चार्जेज हैं, तो अट्रैक्शन होगा। याद करें, है ना, नेगेटिव है, सिमिलर है, लाइक चार्जेज हैं, तो रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear? And third important point, force of force, क्या कुछ बोल रहा है कोई क्या? Force of interaction always acts along line joining the two charges, मतलब कि अगर मैं एक सपोज पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दूं, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दूं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच क्या होगा बच्चे, रिपल्शन होगा। तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा, है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ रिपेल करेगा अलोंग द लाइन, फोर्स F से सपोज, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ फोर्स, सेम फोर्स से F से। मतलब हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको भगा रहा है ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगा के, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको दूर भगा रहा है इधर की तरफ फोर्स लगा के। या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स इस पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी सेटिस्फाइड है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी सेटिस्फाइड है, और सेम चार्जेज हैं, सिमिलर चार्जेज हैं, उनके बीच रिपल्शन भी हो रहा है, एंड जो रिपल्सिव फोर्सेज है वो उन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो यस और नो। हो गया? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अगर नेगेटिव है चार्जेस, सपोज एक पॉजिटिव है, एक सपोज पॉजिटिव हमने ले लिया, दूसरे को नेगेटिव ले लिया, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, बस बट इस बार क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे F फोर्स से, है ना। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, है ना। और ये फोर्स दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है,
एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन थर्ड लॉ भी सेटिस्फाइड है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो जो भी फोर्स होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच, वो हमेशा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सिमिलर चार्जेज हैं तो रिपल्सिव होगा, डिसिमिलर चार्जेज हैं तो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछता हूँ। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज में रख दिया। चार्ज ए है ये चार्ज बी है। चार्ज ए जो है, चार्ज ए पे फोर्स लग रहा है एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और चार्ज बी पे लग रहा है एफ बी ए। मैं आपसे ऑप्शन देता हूं चार, आप बताएंगे कौन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। ऑप्शन बी, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ऑप्शन सी, mod of FAB is equal to mod of minus FBA. ऑप्शन डी, नन। बोलो कौन सा करेक्ट होगा, तो सेकंड वाला कौन सा करेक्ट होगा? बी बी एंड सी, दोनों सी सर, बी एंड सी। बी एंड सी। भाई ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, तो एक्शन रिएक्शन पेयर डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल। यहाँ पे नोट कर लेंगे कि एफ ए बी एंड एफ बी ए है ना, these forces are action reaction forces, are action reaction forces. Okay, these forces are action reaction forces. हो गया? हो गया? हो गया बच्चे? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं दो चार्ज को लेता हूं, सपोज सिंपल मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज था प्लस Q1, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है प्लस Q2, है ना। दोनों चार्ज रखे हुए हैं एट सम डिस्टेंस। अब बोलो क्या होगा, इस पे रिपल्सन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मान लेते हैं वेक्टर F1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ, कितना, वेक्टर F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब मेरे को बोलो, अगर मैं बोलूं क्या चार्ज Q1 पे फोर्स 0 है, नहीं। क्या चार्ज Q2 पे फोर्स 0 है, नहीं। लेकिन मैं अगर इन दोनों चार्जेस को सिस्टम कंसीडर कर लूं, सिस्टम, तो बोलो क्या नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है या कि नहीं। बोलो क्या नेट, इसको अगर मैं दोनों चार्जेस को सिस्टम कंसीडर कर लूं तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं। अगर मैं सिस्टम पे नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, तो क्या लिखूंगा, वेक्टर एडिशन ऑफ 1 2 प्लस वेक्टर F21। और हम लोग क्या जानते हैं कि F मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। अभी मैंने बताया एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे। तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा बच्चे, 0। सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग अगर सिस्टम कंसीडर कर लें इन दोनों चार्जेस का, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, 0। तो हम लोग लिखे यहाँ पे कि if we consider system, then net force on the system, net force on the system will be 0. Then net force on the system will be 0. Okay,
तो अगर नेट फोर्स किसी सिस्टम पे 0 होता है तो क्या कंजर्व होता है? बोलो, एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम? बोलो बोलो बोलो। लीनियर अगर मोमेंट। हाँ, Linear. तो अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर हमने इन दोनों चार्जेस को सिस्टम कंसीडर कर लिया और सिस्टम पे हमने क्या देखा कि नेट फोर्स 0 है, दैट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, linear momentum of the system will be conserved, ठीक है? linear momentum of the system will be conserved. Is it clear? Is it clear or not? बोलो। चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन सर है ये। कॉपी कर रहे थे। अच्छा कॉपी कर रहे हो अभी? हाँ कॉपी कर लो फिर। सर क्लास कब तक चलेगा? 6 बजे तक। ओके सर। हो गया? यस सर। ये किसकी आवाज है? लड़कियों यस बच्चे सर। जैसे। सर कौन अभी बोला तो ये? पूछ रहा था आपसे कि क्या पता सर। सर बच्चा आ गया क्लास में। अच्छा लोग आ जाए। बच्चा लोग आ गया क्लास में, सही है, पढ़ ले बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ये एक चार्ज है 6 माइक्रोकूलम का और मास है इस चार्ज का 4 केजी, ठीक है? एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे -8 माइक्रोकूलम का है, इस पे चार्ज नेगेटिव चार्ज है और इसका मास है 2 केजी, है ना? दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, ठीक है? ये चार्ज ए है, ये है चार्ज बी। क्वेश्चन है इफ चार्ज ए starts moving towards B with speed 15 meter per second due to mutual attraction, ठीक है? ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, देन what will be speed of B? ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 75/4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नन। चलो बोलो कौन सा करेक्ट होगा? सी। बोलो 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 कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है भाई, हम लोग देखेंगे क्या ये इस पे इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस पे इधर की तरफ लगेगा। अगर इन दोनों को मैं सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिंपल। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का? चार्ज ए का मास है 4, स्पीड दिया हुआ कितना 15, है ना? चार्ज बी तो रेस्ट पे था, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना आ जाएगा बोलो? ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी।
इनिशियली दोनों सिस्टम रेस्ट पे थे, सॉरी इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना हो जाएगा 0, फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम, तो ए का मोमेंटम कितना आ जाएगा मास इंटू ए का वेलोसिटी प्लस बी का मोमेंटम कितना आ जाएगा मास इंटू वी का वेलोसिटी v, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा -30। व्हाट दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग, माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर चार्ज ए इधर जा रहा है तो चार्ज भी इधर आएगा अपोजिट, ठीक है। तो 30 आ जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा हुआ है तो 30 मीटर पर सेकंड। कॉपी कर लो। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को बच्चे, कोई डाउट किसी को, बोलो। नो सर। ओके वेरी गुड, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया सर। चलो अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से करेंगे। ये चार्ज ए है, मास 2 kg और चार्ज है इस पे 8 माइक्रोकूलम। ये चार्ज बी है, मास है इसका 4 kg, चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है if they are released if they are released from rest, if they are released from rest, then due to mutual force of interaction, A has moved by +6 meter, then distance moved by B will be, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए -6 मीटर, ऑप्शन बी -3 मीटर, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। ऑप्शन सी -12 मीटर, ऑप्शन डी +12 मीटर, ऑप्शन ई +3 मीटर। चलो फटाफट सॉल्व करो, बताओ फटाफट सॉल्व करो और बताओ कौन सा सर -3 मीटर होगा। -3 मीटर। कितना होगा? -3। हाँ एक मिनट रुको।
आ गया सभी का? सभी का आ गया? बोलो, आ गया सभी का? -3 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे करना बच्चे, नेट फोर्स अगर इन दोनों को मैं सिस्टम कंसीडर, अच्छा ए पे किधर फोर्स लगेगा बोलो, ए को बी अट्रैक्ट करेगा ऐसे और बी को ए अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो दोनों को सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो सिस्टम पे जब नेट फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा कि सिस्टम पे जब नेट फोर्स 0 होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होता है, डेल्टा एक्सीएम क्या होता है? 0। अब अगर मैं इसका एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं तो कितना होगा बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, चेंज निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एक्सीएम कितना आ जाएगा? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2। अब ये तो 0 है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर रहा है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 0। m1 कितना है? चार्ज A 2 kg, कितना शिफ्ट हुआ है वो बोलो, कितना शिफ्ट हुआ है वो? 6 मीटर, तो 2 × 6 प्लस m2 कितना है? 4, ये कितना शिफ्ट होगा निकालना है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेल्टा x2 कितना आ जाएगा बच्चे? -3 मीटर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिनका नहीं हुआ तो कॉपी करें। हो गया सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोगों ने कूलम्स लॉ देखा, अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। कूलम्स लॉ, कूलम स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, गलत हो गया थोड़ा। कूलम्स लॉ, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कूलम्स लॉ में, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सिमिलर चार्जेज हैं तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच वो रिपल्सिव होगा, अगर डिसिमिलर चार्जेज हैं तब जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो मान लेते हैं ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, दोनों के बीच R डिस्टेंस है, दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। सिमिलरली this force will be inversely proportional to the square of distance between these two particles, first and second। दोनों को कंबाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू Q1 into Q2 by R square। जहां पे Q1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल 1, Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल 2। ओके, या F इज इक्वल टू आ जाएगा, या F इज इक्वल टू आ जाएगा K
Q1 into Q2 by R square, जहां पे K क्या है बच्चा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेयर K क्या है यहाँ पे? K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके. और K जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे. लेकिन K इज मीडियम डिपेंडेंट. K जो है वो हमारा क्या है बच्चे? मीडियम डिपेंडेंट. डिपेंड्स ऑन मीडियम. मीडियम डिपेंडेंट. ठीक है, मीडियम डिपेंडेंट. ओके. K का जो वैल्यू होता है, K का अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r. ओके, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r. जहां पे या सिंपल बोले अगर यहाँ पे K का, तो K या सिंपल बोले यहाँ पे K का वैल्यू, तो K का जो वैल्यू होता है वो होता है K का जो वैल्यू होता है K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना. अब एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r है. एप्सिलॉन क्या है बच्चा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. ठीक है. एप्सिलॉन r क्या है बच्चे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ठीक है. रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. ठीक है. तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी को हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विल बी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड जो एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, that will always be greater than or equal to 1. Okay, that will always be greater than or equal to 1. इतना कॉपी करो. हो गया? हो गया? Yes, sir. चलो आगे देखो. अब अगर हम बात करें फॉर फ्री स्पेस या फिर फॉर वैक्यूम,
तो इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1 के बराबर होती है। बाकी किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन आर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो एप्सिलॉन आर किसके किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर अगर 1 है तो एप्सिलॉन कितने के बराबर आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट रख दो, है ना, एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, है ना। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। और किसी मीडियम के लिए ये है के का वैल्यू किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। ये है वैल्यू के का किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर ठीक है। अगर मीडियम के लिए देखें के का वैल्यू फॉर मीडियम तो के का वैल्यू क्या होगा? के डैश मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओ एप्सिलॉन होगा, सॉरी एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और हम लोग जानते हैं यहाँ से कि एप्सिलॉन आर हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन आर जो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है ना। तो मीडियम के लिए जो होगा वो के डैश का वैल्यू हमेशा के लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। बोलो यस और नो, बोलो 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 बोलो, है ना। Yes, sir. तो अब फोर्स किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच होता क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर बोलो के का वैल्यू घटेगा तो फोर्स भी घट जाएगा, के वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स भी घट जाएगा। तो हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम और एयर बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम बिटवीन दोज टू चार्ज। यानी कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखूं, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखूं आर डिस्टेंस पे एयर में, तो इनके बीच जो फोर्स होगा, है ना, और फिर इनको मीडियम में रखूं, जो एयर में फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा ऑलवेज। ठीक है, आप नोट कर लें। नोटेड। हो गया? हो गया सर। हाँ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो के का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए इतना होता है, हम लोगों ने नोट कर लिया। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो भी नोट करना जरूरी है, जानना जरूरी है स्कूल एग्जाम के लिए। वो होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनवर्स। या उल्टा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करो। हो गया? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सर एक बार पीछे कीजिए।
ठीक है सर। ठीक है सर, हो गया। हो गया? हाँ। चलो गुड। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। फाइंड minimum force of interaction between two charged particles kept in vacuum at a distance of 1 meter, ठीक है। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, चलो फटाफट सॉल्व करो। मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना। So 9 into 10 to the power 9. So 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9 ना 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 ना। और कोई? और कोई? सर -9 into 10 to the power 9। ना। अरे मैग्नीट्यूड बताना भाई, तो प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमें 0। गलत। चार्ज है भाई, चार्ज पार्टिकल बोला ना, टू चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल बोला है, चार्ज है, बॉडी पे चार्ज तो है। अच्छा देखो, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है Q1, ये कोई दूसरा बॉडी है Q2, दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस पे कहाँ पे रखा गया है, एयर में। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा दोनों के बीच? नहीं, K Q1 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर कितना है, 1 स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा बोलो? K इंटू Q1 Q2। अब बोलो Q1 Q2 का मिनिमम वैल्यू कितना हो? फोर्स मिनिमम कब होगा? जब Q1 Q2 मिनिमम हो। तो Q1 Q2 मिनिमम कब होगा बोलो? जब बॉडी, इस बॉडी पे मिनिमम चार्ज हो और इस बॉडी पे मिनिमम चार्ज हो। तो Q1 इस बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? E के बराबर। इस पे कितना मिनिमम चार्ज हो सकता है? E के बराबर। मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे E ही हो सकता है ना भाई, बोलो। अरे बोलो। यस सर। नहीं समझे? किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? हाँ सर। चार्ज बॉडी है, E ही हो सकता है ना। E से E/2 क्या पॉसिबल है? नहीं। E/4 क्या पॉसिबल है? नहीं। तो E ही पॉसिबल है ना, या तो प्लस E होगा या तो माइनस E होगा। तो Q1 Q2 का वैल्यू कितना जाएगा? मिनिमम कब होगा? जब Q1 पे भी E चार्ज हो और Q2 पे भी E चार्ज हो। तो Q1 Q2 का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा E स्क्वायर। तो मिनिमम फोर्स कितना आ जाएगा? K E स्क्वायर। अब K का वैल्यू रख दो, E का वैल्यू रख दो। हमको पता है K कितना होता है, 9 × 10⁹ वैक्यूम के लिए, और E 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर। So this is the minimum force of interaction between two charged particles placed at 1 meter distance in vacuum, ठीक है, in vacuum। So इतना नोट कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लो इतना।
कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नो सर। No, sir. चलो ओके, टाटा, Bye, sir. बाय सर। बाय बच्चे। Thank you, sir. Goodbye, sir. Bye, sir. बाय बच्चा। अबे मेरे को होश बनाना। अबे ऋतिक आवाज निकाल फिर से। रिकॉर्डिंग चल रहा है। সপ্তর্ষি কল করে একটা কথা বলবো।